हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो है हाइड्रोजनेशन। अब ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़ रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और कैटेलिस्ट आप ले सकते हो निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। निकिल आप लोगे तो टेम्परेचर आपको 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा, और पैलेडियम और प्लेटिनम लोगे तो आपको कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एल्कीन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, हेटेरोजीनस कैटेलाइसिस का। तो जैसे मैंने आपको बताया था, निकिल हो या पैलेडियम हो या प्लेटिनम हो, ये सॉलिड फॉर्म में है, और बाकी आपके जो एल्कीन है और हाइड्रोजन है ये गैसियस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो है हेटेरोजीनस कैटेलाइसिस, मतलब जो फेज है वो सेम नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेडियो निकल अगर आप लोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आगे अगर हम बात करें, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज सिस, ब्रैकेट में है सिन एडिशन। मेनली सिन टर्म काम में लेते हैं, सिस भी आप लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली सिन टर्म काम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टीरियो इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ी केवल वही है, रिएक्शंस में भी स्टीरियो आएगी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस रिएक्शन की अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज सिस, ब्रैकेट में सिन एडिशन। अब सिस और सिन एडिशन का मतलब क्या है? सिन एडिशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया। तो यहाँ पर ये है कि जो दो बॉन्ड बनेंगे नए वाले, वो सेम साइड से बन रहे हैं या फिर एक ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से बन रहा है, इसको आप कहते हैं, अगर सेम साइड से बनेंगे तो इसको सिन एडिशन कहेंगे। वापस से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो और दो बॉन्ड बना रहे हो। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों बॉन्ड आपने सेम साइड से बनाए, चाहे ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ, तो ये सिन एडिशन कहलाएगा। लेकिन अगर आपने एक ऊपर से बनाया और एक नीचे से बनाया तो फिर वो एंटी एडिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी एडिशन। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है सिन एडिशन, इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए मॉलिक्यूलर प्लेन है, तो दोनों जो ग्रुप जुड़ेंगे वो सेम साइड से जुड़ेंगे, इसको हम कहते हैं सिन एडिशन या सिस एडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आपको ध्यान रखनी है। आगे दे रखा है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज स्टेरिकली कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर जो रेट कंट्रोल हो रही है वो किससे कंट्रोल हो रही है? स्टेरिकली कंट्रोल हो रही है। कैसे स्टेरिकली कंट्रोल हो रही है? कि हाइड्रोजन जो जुड़ेगा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन पे आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है, ये रेट जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे इथीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर आपने एक ग्रुप लगा दिया एल्काइल ग्रुप, फिर आपने यहाँ पर एक और एक दो लगा दिए, फिर दो और एक तीन लगा दिए, और एक यहाँ पर आपने दो और दो चार लगा दिया। तो जैसे जैसे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एक तो स्टेरिकली कंट्रोल हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सिन एडिशन है। ये जहाँ पर भी जो स्टीरियो आएगी वो आपको ध्यान रखनी है। आगे दे रखा है, क्योंकि देखिए सिंपल रिएक्शन तो सबको पता है, लेकिन उसके अंदर जो डीप पॉइंट है, जो कंसेप्ट है, वो आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन उस पर आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हेलोजिनेशन रिएक्शन दे रखी है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम एज ए काम में लेते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कैसे काम में लेते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे काम में ले रहे हैं यहाँ पर, कि जो ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, वो रेड ब्राउन कलर का है। किसका है? रेड ब्राउन कलर का है। फिर जब आप उसकी रिएक्शन कराओगे एल्कीन के साथ या अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो वो क्या करेगा, ब्रोमीन जो है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं हम, कलर इसका रेड ब्राउन है, तो जैसे ये ब्रोमीन रिएक्शन करेगा एल्कीन के साथ, ये बनेगा विसिनल डाइब्रोमाइड या विसिनल डाइहैलाइड आप कह सकते हो। तो विसिनल डाइब्रोमाइड जब बनेगा तो वो कलरलेस होता है। तो अगर ब्रोमीन का सॉल्यूशन रेड ब्राउन है और आपने रिएक्शन कराई और रिएक्शन के बाद उसका कलर जो है डिसअपियर हो गया, कलरलेस हो गया, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आप कह सकते हो। इसलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। सेम टेस्ट आप बेयर रिएजेंट से कर सकते हो। 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, वहाँ पर भी क्या होता है, कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। आपने क्या करा है? एल्कीन की रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन है और डार्क में करा रहे हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट में करा रहे हो। डार्क का मतलब ये है। तो ब्रोमीन जो है रेड ब्राउन कलर का है, जब एडिशन शो करेगा तो विसिनल डाइब्रोमाइड बना लेगा, जो कि क्या है? कलरलेस है। ये तो हो गई रिएक्शन की बात। अब यहाँ पर जो एल्कीन और एल्काइन है वो क्या करेंगे? ये रिएक्शन शो करेंगे, मतलब टेस्ट देंगे किसका? अनसैचुरेशन का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेशन का टेस्ट देंगे। बेंजीन जो है वो ये टेस्ट नहीं देता, जबकि उसमें 3 डबल बॉन्ड है। रीजन क्या है?
रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी। तो अगर वो एडिशन देगा तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। साइक्लोप्रोपेन में डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी वो टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेन। स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए ये एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसके अलावा ये जो बॉन्ड है इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है बिल्कुल ना तो सीधी है ना ऐसे है। यूँ सीधी होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसे होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। ये ऑब्लिक है, तो यहाँ पर इस बॉन्ड में सिग्मा कैरेक्टर भी है, साथ के साथ पाई कैरेक्टर भी है, इसलिए ये रिएक्शन शो करता है। आपको केवल ध्यान रखना है कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, जबकि बेंजीन नहीं कर रहा। अब अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो देखिए आप इसको एक चीज़ को ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के लिए लोन पेयर है। और इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे कर रहा है कि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब देखिए पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन क्या दे रखा है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, जब देखिए मैकेनिज्म की बात करें सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्रोमीन का पोलराइजेशन हो रहा है। क्योंकि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों सेम है, तो उस पर कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन जब वो एल्कीन के पास अप्रोच करता है तो एल्कीन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो क्या करता है, चार्ज इंड्यूस कर देता है, पोलराइज कर देता है। तो कैसे पोलराइज कर रहा है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल था, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है। कैसे पोलराइजेशन कर रहा है कि ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ब्रोमीन जो है एक पे प्लस आ गया और एक पे क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस और प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस किस हिसाब से आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन के पास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एल्कीन के तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जो ब्रोमीन एटम इसके पास होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नेक्स्ट स्टेप दे रखा फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। अब फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि भैया एल्कीन है और ये इंड्यूस हो गया चार्ज, तो मैंने आपको बताया कि प्लस चार्ज किसके पास होगा, इलेक्ट्रॉन के पास होगा, माइनस चार्ज कहाँ होगा, दूर होगा। तो ये क्या कर रहा है, पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहाँ पर इसने पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया। जब ये पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा था तो ये ऐसे इस टाइप से था, तो ये चार्ज इंड्यूस हो गए, इस पर क्या हो गए, चार्ज इंड्यूस हो गए। उसके बाद इसने पाई कॉम्प्लेक्स बना लिया। पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब होता क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में काम आ रहा है, उसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपके पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। ये पाई कॉम्प्लेक्स जैसे देखिए कई बार आपको कंफ्यूजन भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वहां पर क्या है कि आप कंफ्यूज हो रहे थे कि सर पाई एसिड है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो लोन पेयर से बन रहा है या एल्कीन जो है डबल बॉन्ड से बना रहा है, तो वो उसका डिफरेंस बताया था मैंने। तो वहां पर जो सेकंड बॉन्ड है उसकी वो अलग चीज है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पाई के जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब ये पाई बॉन्ड तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड था, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए दो ब्रोमीन एटम थे, एक Br प्लस तो यहाँ ऐड हो गया और Br माइनस को हमने अलग शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा। क्या होगा, ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा। जब ये अटैक करेगा तो ये पीछे से अटैक कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि डबल बॉन्ड, अभी मैंने आपको बताया था सिन एडिशन और एंटी एडिशन की, ये डबल बॉन्ड है, दोनों एक साइड से जुड़ रहे हैं, तो सिन एडिशन अपोजिट साइड से जुड़ रहे हैं कि एक ऊपर से और एक नीचे से, तो एंटी एडिशन। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन तो हमने जोड़ दिया मान लीजिए ऊपर से, अब ये आपके साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हो गया, ये दो कार्बन और ये ब्रोमीन एटम। अब जो दूसरा नया ब्रोमाइड आयन है, सॉरी ब्रोमाइड आयन जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, नीचे से अटैक करेगा। तो एक जुड़ेगा ऊपर और एक जुड़ेगा नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रोमाइड आयन नीचे से अटैक कर रहा है और ये बन गया, ये आपकी हो रहा है ट्रांस एडिशन और एंटी एडिशन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ये स्टीरियो केमिस्ट्री कई बार आपके पूछी जा सकती है अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो, क्योंकि देखिए सिंपल रिएक्शन तो सबको पता है लेकिन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसके फेवर में कंडीशन क्या है या उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो बन रहा है पाई कॉम्प्लेक्स, पहले क्या बन रहा है, पाई कॉम्प्लेक्स, उसके बाद अटैक हो रहा है किसका, ब्रोमाइड आयन का। तो अगर आप इस रिएक्शन में NaCl भी ले लेंगे साथ में, मान लीजिए ये रिएक्शन आप करा रहे हो साथ में आपने NaCl ले लिया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों साइड Cl नहीं जुड़ेगा। अब देखिए ये मैकेनिज्म को अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि आपने NaCl जोड़ दिया इस रिएक्शन में, साथ में NaCl भी ले लिया, तो NaCl जब आप लोगे तो एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है, या हम कहें Cl माइनस ऐड कर दिया। तो अगर केवल जुड़ना होता सिंपल तो दो Cl जुड़ जाते हैं,
लेकिन 2 Cl नहीं जुड़ेंगे प्रोडक्ट में, या तो 2 Br जुड़ेंगे या Br और Cl जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन तो बनेगा वो आपके ब्रोमीन मॉलिक्यूल से बनेगा, तो वहाँ पर एक ब्रोमीन और एक Cl जुड़ जाएगा। अगर Cl अटैक करेगा और Br अटैक करेगा तो 2 Br जुड़ जाएंगे। इसके अलावा एक थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपने ले लिया ब्यूटीन, क्या ले लिया? ब्यूटीन, वो भी 2 ब्यूटीन ले लिया। तो जब आप 2 Br जोड़ेंगे तो इस टाइप से जोड़ेंगे, ये CH3, ये CH3, ये Br और ये H और ये H। कहने का मतलब है किरल कार्बन बनेंगे। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा का मतलब क्या है? ये आपके इरिथ्रो है। क्या है? इरिथ्रो। और ये अगर हम कहें CH3, ये Br मैंने कहा, ये Br, ये H और ये CH3, ये 3O है। तो यहाँ पर अगर वो डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहे, डीप में क्वेश्चन पूछना चाहे, इरिथ्रो 3O पे पूछ सकता है। किस पे पूछ सकता है? इरिथ्रो और 3O पे। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो एंटी एडिशन हो रहा है और दूसरा इरिथ्रो बनेगा या 3O बनेगा, वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है, जो आपने एल्कीन लिए, उसकी स्टीरियो क्या है। इसकी स्टीरियो का मतलब क्या है कि ये जो 2 ब्यूटीन है ये सिस है या ट्रांस है। ये जो 2 ब्यूटीन है ये सिस है या ट्रांस है। तो एक तो इसकी स्टीरियो हो गई सिस ट्रांस, और दूसरी स्टीरियो क्या हो गई कि एंटी एडिशन हो रहा है। उसके बेस पे आपके बनेगा इरिथ्रो और 3O। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ब्यूटीन लो, आप पेंटीन भी ले सकते हो, 2 पेंटीन भी ले सकते हो। तो वहाँ पर क्या है कि अगर 2 ब्यूटीन आप ले रहे हो तो यहाँ पर ये इरिथ्रो जो है मीजो हो जाएगा, और अगर आप ब्यूटीन की जगह पेंटीन ले रहे हो, अगर आप ब्यूटीन की जगह पेंटीन ले रहे हो तो वहाँ इरिथ्रो होगा लेकिन मीजो नहीं होगा। तो मीजो जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है इरिथ्रो की। अब यहाँ पर अगर आपको याद रखना हो कि ये बनेगा कैसे, देखिए वैसे तो डिटेल में ज़्यादा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपने मैथ्स में बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल पढ़ा होगा? बोर्ड मास का। उसमें मल्टीप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब देखिए मैं आपको याद करना बताता हूँ कि आपके जो सिन एडिशन है वो क्या है, इसको मान लो प्लस के जैसा ही है। किसके जैसा है? प्लस के जैसा। और एंटी एडिशन जो होता है वो माइनस के जैसा होता है। समझने के लिए बता रहा हूं आपको। इसके अलावा जो सिस है वो प्लस के जैसा है, आपके एल्कीन की ज्योमेट्री है, और जो ट्रांस है वो माइनस के जैसा है। ठीक है, ये अभी आपको केवल साइन बता रहा हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। इसके अलावा जो इरिथ्रो है, इसके अलावा जो इरिथ्रो है वो किसके जैसा है? प्लस के जैसा। और जो 3O है वो माइनस के जैसा। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूं कि आंसर क्या आएगा आपके। अब यहां पर क्या है कि ये आपके सिन एडिशन वाले भी याद हो जाएंगे और एंटी एडिशन वाले भी याद हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे इधर चेक करना हो कि इरिथ्रो बनेगा कि 3O बनेगा, तो आप कैसे चेक करोगे कि एडिशन जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एंटी एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन हो रहा है? एंटी एडिशन। तो अगर एंटी एडिशन है और ज्योमेट्री क्या है, मान लीजिए सिस है, तो मैं एक बार क्या कहता हूं, सिस ज्योमेट्री है। एल्कीन की ज्योमेट्री क्या है? सिस है। और एक बार मैंने क्या कहा? ट्रांस ज्योमेट्री है। और फिर मैंने क्या कहा कि जो एडिशन हो रहा है वो एंटी है। एडिशन जो हो रहा है वो क्या है? एंटी। और इधर भी क्या है? एंटी। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये मैंने कंडीशन ले ली। अब आप इसको ऐसे देखो, ये तो केवल साइन बता रहा था मैं याद करने के लिए कि भाई अगर आपके सिन है तो उसको प्लस मानना है, एंटी है तो माइनस मानना है, सिस एल्कीन है तो प्लस, ट्रांस है तो माइनस, इरिथ्रो है तो प्लस, 3O है तो माइनस। अब आपने क्या करा कि एल्कीन ली, एक बार आपने ली सिस एल्कीन और एडिशन कराया ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का एडिशन क्या है? एंटी एडिशन। तो सिस एल्कीन में एंटी एडिशन हो रहा है, चाहे ब्रोमीन हो चाहे कुछ भी हो, ये चीज कॉमन रहेगी। तो सिस जो है एल्कीन है और एंटी एडिशन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कैसे आएगा कि ये सिस प्लस है और एंटी जो है माइनस है। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब 3O आएगा। क्या आएगा? 3O। इसके बाद अगर आप बात करोगे ट्रांस एल्कीन है और एडिशन एंटी है, तो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, इरिथ्रो। ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और अगर आप इसको एंटी एडिशन की जगह सिन एडिशन लोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी स्टीरियो है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी कि भाई अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पर ये आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको ज़्यादा बता नहीं रखा, नोट्स में भी नहीं दे रखा है, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा डीप में पूछते नहीं है। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आ जाए तो आपको ऐसे करना है। वापस से रिपीट कर देता हूँ कि अगर एल्कीन की स्टीरियो दे रखी है, जैसे ये ब्यूटीन है कि भाई सिस है या ट्रांस है,
और फिर वो ब्रोमीन का एडिशन करा रहा है और फिर कह रहा है कि बताओ इरिथ्रो बनेगा या थ्रियो बनेगा, तो वहां पर आपको ऐसे करना है। ये एल्कीन की ज्योमेट्री हो गई और ये आपके एडिशन हो गया। तो सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन कराओगे तो थ्रियो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन कराओगे तो इरिथ्रो बनेगा। थ्रियो में क्या होगा, पेयर ऑफ इनएंटियोमर, क्या होगा, पेयर ऑफ इनएंटियोमर। इरिथ्रो में भी क्या होगा, पेयर ऑफ इनएंटियोमर, लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो मीजो बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 पेंटीन ले लिया तो वो सिमेट्रिकल नहीं है तो बनेगा पेयर ऑफ इनएंटियोमर, लेकिन अगर मान लीजिए 2 ब्यूटीन ले लिया तो वो आपके क्या सिमेट्रिकल है तो मीजो बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम जो हम अगर डीप में जाएं तो इतना पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों जुड़ेंगे। एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम HX के साथ और क्या बनेगा, CH3 CHX और CH3। यहाँ पर ये मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है। अगर आपको ध्यान हो तो जो आपके मैकेनिज्म वाला पार्ट था वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि मार्कोनिक एडिशन क्या होता है, एंटी मार्कोनिक एडिशन क्या होता है, खराश इफेक्ट, सारी चीज़ें आपको बताई थी डिटेल में। तो यहाँ पर ये रिजियो सिलेक्टिविटी शो कर रहा है, रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर बनेगा और इसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट। और ये मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो पहले H+ अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन क्योंकि 2 डिग्री स्टेबल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा और इस पे X जुड़ेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। इसके अलावा 1 हेलोजन जो जिस पे 1 पे जुड़ेगा वो आपके माइनर प्रोडक्ट होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये आपकी रिजियो सिलेक्टिविटी शो कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, HI फिर HBr फिर HCl। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहला स्टेप है जिसमें H+ अटैक कर रहा है वो आपके स्लो स्टेप है, रेडिएटमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज़्यादा H+ देगा और ज़्यादा H+ देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो HI जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू HBr एंड HBr ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू HCl। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो ये रहता है। खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एल्कीन की रिएक्शन आप करा रहे हो HBr के साथ परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर पहले H+ जुड़ता है और यहाँ पर पहले Br रेडिकल जुड़ता है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। मतलब ये आपके 1Br जो है वो मेजर है, जबकि यहाँ पर 2Br जो है या 2Cl 2Br जो भी है वो मेजर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मेजर है और माइनर भी बनेगा 2 वाला। नोट डाल के दे रखा है ओनली HBr शो परऑक्साइड इफेक्ट। देखिए ऊपर वाला तो HF भी दे सकता है, HBr भी दे सकता है, लेकिन ये जो है HBr ही देगा। बाकी जो है HCl या आपके HI है वो आपके खराश इफेक्ट शो नहीं करते। अगर बाय चांस मान लीजिए वो आपको कोई परेशान करने के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए भी दे कि भाई आपके HCl है और परऑक्साइड प्रेजेंट है तो बताओ मेजर क्या बनेगा, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भले परऑक्साइड लिखा हुआ है लेकिन HCl है तो वो परऑक्साइड इफेक्ट शो करता नहीं है, तो आंसर तो वही रहेगा मार्कोनिक वाला। लेकिन HBr के साथ दे रखा है तो आपको एंटी मार्कोनिक का ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन है। आगे दे रखा है एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड, ब्रैकेट में दे रखा है हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। हाइपोएलस का मतलब क्या होता है, HOX। हाइपोएलस का मतलब क्या होता है, HOX। अब यहाँ पर आप इसको या तो HOX डायरेक्ट लिख दो या फिर क्या लिखो, हेलोजन प्लस वाटर, तो ये HOX फॉर्म कर लेता है। एल्कीन की आप रिएक्शन करा रहे हो तो सिंपल आपके एक X जुड़ जाएगा और एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो एक साइड X जुड़ गया और एक साइड OH जुड़ गया। अब ये आपके एंटी एडिशन दिखा रहा है कि इस टाइप से लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने इसको हेलोहाइड्रिन कहा। हेलोहाइड्रिन क्यों कहा कि एक हेलोजन है और एक OH है, OH को हम हाइड्रिन कह रहे हैं तो हेलोहाइड्रिन कह दिया। हेलोहाइड्रिन का मतलब एक X है तो एक OH है। देखिए हेलोहाइड्रिन आपके उसमें आएगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पर आएगा आपके हेलोहाइड्रिन। नेक्स्ट दे रखा है एडिशन ऑफ वाटर, ब्रैकेट में दे रखा है एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। तो देखिए आपको ध्यान हो तो जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो वाटर को रिमूव करने का काम आता है, डिहाइड्रेशन करने का काम आता है। लेकिन वाटर जोड़ना हो तो आप डाइल्यूट H2SO4 एज ए कैटेलिस्ट काम में ले सकते हो। तो आप क्या करा रहे हो, एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हो, कैटेलिस्ट आपने ले रखा है डाइल्यूट H2SO4। तो एडिशन जब आप कराओगे तो मार्कोनिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मार्कोनिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये आपके क्या बन गया, OH जुड़ गया किस पे, सेकंड पोजीशन पे। ये आपके मार्कोनिक प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है। क्या है, मार्कोनिक प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनेगा लेकिन ये मेजर है आपके। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन आपने पढ़ रखी है एल्केन में, और ये आपके हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर भी आप वाटर ऐड कर रहे हो। अब देखिए वाटर जो आप ऐड कर रहे हो वो 3 तरीके से कर सकते हो। तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीनों का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपके क्या है, पहले कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, उसके बाद
OH जुड़ रहा है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो कोई पर्टिकुलर स्टीरियो नहीं है भाई। आपके कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, उसके बाद अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है। पर्टिकुलर स्टीरियो का मतलब सिन या एंटी एडिशन का कंसेप्ट नहीं है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन का तो OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो क्या बनेगा, रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि दोनों साइड से बराबर अटैक हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टीरियो की, तो यहाँ पर सिन एडिशन होता है। क्या होता है, सिन एडिशन, मैंने लिख दिया सिन एडिशन होता है। और रिएक्शन क्या है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड है। क्या है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड। कैसे कि यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो डबल बॉन्ड है उस पर जब आप एडिशन करोगे तो देखिए ये हाफ B2H6 है। अगर मैं इसको BH3 मानूं एक बार समझने के लिए, तो एक है H और एक है BH2, तो एक कार्बन पे तो H जुड़ेगा और एक कार्बन पे बोरोन जुड़ेगा और ये बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि जैसे मैंने कहा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये है H और ये है बोरोन और ये मैंने H2 लिख दिया। तो रिएक्शन कैसे होती है कि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब एक साथ बॉन्ड बन रहे हैं और एक साथ टूट रहे हैं। और क्या होता है कि ये H जो इस कार्बन से जुड़ गया और ये जो बोरोन है इस कार्बन से जुड़ गया। अब होता यह है कि बोरोन उस कार्बन में जुड़ता है जो कार्बन स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है, मतलब जिस पर सब्स्टिट्यूएंट कम है उस पर बोरोन जुड़ेगा और जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे तो हाइड्रोजन जुड़ेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड पे बोरोन जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 बोरोन। तो ये आपके हो गया और ये आपके रिएक्शन 3 बार होगी। मतलब जैसे 3 हाइड्रोजन है बोरोन के पास तो तीनों हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे। तो आप क्या देखोगे, CH3 CH2 CH2 3 ग्रुप हो गए और बोरोन हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कैसे है कि एक तो आपके कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रहा है, दूसरा सिन एडिशन हो रहा है, तीसरा हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहाँ स्टेरिकली लेस हिंडर्ड, स्टेरिकली मोर हिंडर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और स्टेरिकली लेस हिंडर्ड पे बोरोन जुड़ेगा। दूसरा आप इसको मार्कोनिक एडिशन भी कह सकते हो। मार्कोनिक एडिशन कैसे कह सकते हो कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव पार्ट है एक तरीके से। क्या है, नेगेटिव। हालांकि बहुत ज़्यादा प्लस माइनस तो नहीं है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू बोरोन। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ रहा है बीच में और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पर। तो शुरू में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एडिशन कौन सा है तो आप मार्कोनिक एडिशन कह सकते हो। तो एक तो सिन एडिशन हो गया, स्टेरिकली कंट्रोल्ड हो गया, कंसर्टेड मैकेनिज्म हो गया, मार्कोनिक एडिशन कह सकते हो। लेकिन बट प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये जुड़ा था बोरोन और हाइड्रोजन तो नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जुड़ा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। नॉर्मली यही मार्कोनिक रूल है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया, ये मार्कोनिक एडिशन है। लेकिन जब फाइनल आपने ऑक्सीडेशन कराया तो क्या हुआ, OH माइनस परऑक्साइड की प्रेजेंस में है, जहाँ पर बोरोन है उसकी जगह OH आ गया। अब स्टार्टिंग में तो बोरोन का पार्ट जो था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन जैसे आपने उसको रिप्लेस करा OH से अब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो प्रोडक्ट आपको कैसा दिख रहा है, एंटी मार्कोनिक। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो H और OH जुड़ा है ओवरऑल, और OH कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, जो कि एंटी मार्कोनिक के हिसाब से। तो यहाँ पर ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर क्या होगा, मार्कोनिक एडिशन बट प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक। हालांकि RPC इतना नहीं पूछेगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक्स्ट्रा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं आ रही चीज़ें तो मैंने बता दिया। नोट्स में भी मैंने मेंशन नहीं कर रखी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं और इसमें आप चाहें तो इसमें और डिटेल में हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा मैकेनिज्म डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, जितना आपकी नीड है उतना बता रहा हूँ। और ये शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि बाय चांस लेवल ज़्यादा दे दिया RPSC ने, तो वहाँ पर भी आप ये है कि ऐसा नहीं लगे कि आपको कि भाई हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जितना लेवल RPSC दे सकती है उससे ज़्यादा ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये आपको चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, सिन एडिशन है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड है, मार्कोनिक एडिशन बट प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक, कंसर्टेड मैकेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्टेरिकली कंट्रोल्ड है, रिएक्शन क्या है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड। बोरोन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट कम है, और बोरोन जहाँ जुड़ रहा है वहीं OH जुड़ रहा है, तो OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ सब्स्टिट्यूएंट कम है, और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट दिखेगा आपको वो एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट दिखेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर हम बात करें, वाटर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हो और मर्क्यूरिक एसीटेट है साथ में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। यहाँ पर एक कार्बन पर OH जुड़ गया और एक कार्बन पर जुड़ गया HgOCOCH3, और साथ में क्या निकल गया, CH3COH, एसिटिक एसिड निकल गया।
फिर जब आप डीमर्क्यूरेशन कराओगे तो डीमर्क्यूरेशन में क्या करा रहे हो, आप रिडक्शन करा रहे हो, तो जब आप रिडक्शन कराओगे तो HgOCO हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, H। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है OH और H जुड़ गया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर है, हाइड्रेशन ही हो रहा है एक तरीके से। और यहाँ पर खास बात यह है कि एंटी एडिशन है। क्या है, एंटी। अब देखिए ट्रांस भले लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल टर्म एंटी है, सिन और एंटी टर्म एक्चुअल है, लेकिन सिस ट्रांस भी अगर वो लिख दे बाई चांस RPC तो आपको समझ जाना है। सिस ट्रांस का मतलब प्रोडक्ट के सेंस में नहीं है कि प्रोडक्ट सिस और ट्रांस बनेगा। सिस ट्रांस का मतलब ये कि सेम साइड से जुड़ रहा है या अपोजिट साइड से जुड़ रहा है। और यहाँ पर ये मार्कोनिक प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रेशन ऑफ वाटर या सॉरी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तीसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तीनों में हमने क्या करा, ओवरऑल वाटर ऐड करा है, OH और H ऐड करा है। तीनों में कंडीशन डिफरेंट क्या है कि पहले वाले में ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा, सिन एंटी एडिशन नहीं है, ट्रू कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर प्रोडक्ट किरल कार्बन है या ऑप्टिकल एक्टिव है तो रैसमिक मिक्सचर बनेगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है उसमें आपके जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वहां पर आपके सिन एडिशन हो रहा है, सिन एडिशन है। दूसरी बात जो है मार्कोनिक एडिशन और प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक। और यहाँ पर आपके क्या, उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट मार्कोनिक होगा। तो तीनों में जो है डिफरेंट कंडीशन है, तो तीनों की तरह से आप वाटर ऐड कर सकते हो लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोक्सिलेशन विद बेयर रिएजेंट, तो ये भी आपके बेयर रिएजेंट जो है वो है 1% एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन, और ये भी आपके किस में काम आता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे, एल्किन डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ एल्कलाइन केमिनोफोर। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखना कि केमिनोफोर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो एल्किन की तो 2 तरीके से रिएक्शन होगी। एक तो आपके डाइल्यूट है, जैसे यहाँ पर आपने ले रखा है तो हाइड्रोक्सिलेशन होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड लोगे तो डिफरेंट रिएक्शन होगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 1% एल्कलाइन केमिनोफोर सॉल्यूशन ले रहे हो और एल्किन जो है इसका जो कलर है केमिनोफोर का वो क्या करती है, डिसअपियर कर देती है। अब यहाँ पर उसको डीकलराइज कर देती है। तो एल्किन की रिएक्शन कराया आपने वाटर के साथ और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट केमिनोफोर है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, 2 OH जुड़ेंगे और सिन एडिशन है। क्या है, सिन एडिशन। यहाँ पर अगर आप सेम रिएक्शन चाहो तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करा सकते हो। अगर आप रिएक्शन कराओगे एल्किन की ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ और हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हो, साथ में वाटर भी ले रखा है, तो आपके 2 OH जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलेशन कह सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 OH जुड़ रहे हैं और सेम साइड जुड़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ओजोनलाइसिस, इंपॉर्टेंट है। ओजोनलाइसिस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इंपॉर्टेंट ऐसे है कि ओजोनलाइसिस जो रिएक्शन है वो पता लगाने के काम आती है कि भाई मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी साइट पे प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो रिएक्टेंट है उसमें डबल बॉन्ड कितने थे और कहाँ कहाँ पर थे। समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ओजोनलाइसिस की अगर हम बात करें तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। फर्स्ट है ओजोनाइजेशन, मतलब आपने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई, तो जब आपने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो ये आपके बीच में बन जाएगा, मतलब आप कह सकते हो इंटरमीडिएट फॉर्म में बनेगा, ये आपके बन गया। इसके बाद रिडक्टिव क्लीवेज जब आप कराओगे तो रिडक्टिव क्लीवेज में क्या होगा, बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो जब इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा तो आपने क्या देखा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो अब ओवरऑल पूरी तरीके से ब्रेक हो गया और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। और ये आप करा रहे हो जिंक और वाटर के प्रेजेंस में, तो ये आपके हो जाएगा 2CO और साथ में निकल जाएगा ZnOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि कौन सी एल्कीन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपको मेन ध्यान रखना है। बाकी कोई आपसे नहीं पूछा कि भाई रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। मेन चीज़ क्या है कि कौन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को तोड़ो और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो, तो ये आपके प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपको याद है तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इथीन है तो इथीन आपके क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इथीन में आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों में H जोड़ोगे, तो दोनों में जब आप H जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, HCOH, तो 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपको ओजोनलाइसिस में यही ध्यान रखना है कि किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा और अगर प्रोडक्ट ये बन रहा है तो रिएक्टेंट क्या होगा, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो इथीन अगर आप लोगे तो 2HCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2HCHO। ऐसे अगर आप प्रोपीन लोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO और HCHO। क्यों, क्योंकि प्रोपीन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन आप करोगे तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड बन गया और एक कार्बन का क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ऐसे आप 1 ब्यूटिल लोगे, हाँ प्रोपीन हो गया आपके, 1 ब्यूटिल लोगे तो कार्बन की संख्या बढ़ गई 1 ब्यूटिल में, तो ये एक आपकी फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और एक आपके प्रोपेनॉल बन जाएगा। इसके बाद आप 2 ब्यूटिल लोगे तो 2 ब्यूटिल में डबल बॉन्ड बीच में है,
2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड बीच में, तो 2 एसिटाल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये देखा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट-2इन। अब यहाँ पर आपको IUPAC समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको क्या है पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर क्या दे रखी है। तो अगर मैं बात करूँ 2,2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन की, तो ये आपके 2 ब्यूटीन हो गया, और 2,2 डाइमिथाइल ये आपके ये 2,3 डाइमिथाइल होगा, 2,2 नहीं है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर जब आप 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन लोगे तो ये आपके बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये आपके क्या बन जाएगा 2 एसीटोन बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या बनेंगे एसीटोन के बन जाएंगे। तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट-2इन है। तो कहने का मतलब ये है कि ओजोनोलाइसिस अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्या रिएक्टेंट लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब बाई चांस मान लीजिए प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट पूछे कि भाई एल्कीन थी और उसका जब हमने ओजोनोलाइसिस कराया तो 2 एसीटोन बन गए। अब बताओ एल्कीन क्या होगी, कुछ नहीं करना, 2 एसीटोन है, दोनों के ऑप्शन हटाओ, दोनों को जोड़ दो। कैसे कि भाई एक एसीटोन ये रहा और एक एसीटोन ये रहा, आपने क्या करा ऑक्सीजन हटाया डबल बॉन्ड जोड़ दिया, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 तो ये आपके क्या हो गया, ये तो 2 ब्यूटीन हो गया और 2,3 पे क्या हो गया डाइमिथाइल ग्रुप हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हो आसानी से बता सकते हो कि कौन से एल्कीन से क्या प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट ये बन रहा है तो एल्कीन कौन सी होगी। तो ये थी आपके ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि डिग्रेडेशन का मतलब वो टूट भी रहा है और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। तो यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड KBnO4 काम में लेते हो या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। तो जब आप ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन कराओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर ये लगभग ओजोनोलाइसिस जैसा है लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन कराई प्रोपीन की, तो प्रोपीन का जब आप ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करोगे तो वहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि 1 डिग्री कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 2 डिग्री कार्बन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और 3 डिग्री कार्बन है तो कीटोन बनाएगा। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है अगर हम बात करें तो इस पर केवल एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाले कार्बन की बात करें तो ये इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर CH2 है टर्मिनल पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पर आपके कोई सब्सटेंट नहीं है केवल एक एल्काइल ग्रुप है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो इसने क्या बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड और इसने क्या बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बन गया वाटर। जब आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ये वाला तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा साथ में वाटर बनाएगा और ये जो है ये आपके यहाँ पर क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री कार्बन क्या बना रहा है कीटोन, तो ये बनाएगा कीटोन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करवाते हो तो वहां पर अगर CH2 ग्रुप है टर्मिनल पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सिंपल एल्काइल ग्रुप है तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और अगर आपके 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है आपको तो वो क्या बनाएगा कीटोन। ये है आपके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की इपॉक्सीडेशन की, तो इपॉक्सीडेशन में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन विद पर एसिड। यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि ये पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर ये दे रखा है प्रिलेशेव रिएक्शन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की और यहाँ पर आपके जो रिएक्शन करा रहे हो आप पर एसिड के साथ करा रहे हो, डिफरेंट पर एसिड यहाँ पर आप काम में ले सकते हो। तो ये आपके दे रखा है RCOOOH, दूसरे भी आप पर एसिड काम में ले सकते हो और सॉल्वेंट आपके दे रखा है CH2Cl2। तो यहाँ पर आप क्या करा रहे हो एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हो पर एसिड के साथ। पर एसिड का मतलब क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। पर एसिड की अगर हम बात करें तो CO एक O एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो CH2Cl2 डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर फाइनली क्या बन रहा है इपॉक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है इपॉक्साइड। तो एसिड में जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वो एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आपके इंसर्ट हो गया है। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। क्या होता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये आप इपॉक्साइड जब पढ़ोगे वहाँ पर प्रिपरेशन में भी काम आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सो प्रोसेस दे रखा है जिसको हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन कहते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ये प्रोसेस देखा जाए तो ये आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं वहां पर आता है। बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ते हैं वहां पर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये COCl4 दे रखा है। या फिर आप इसको ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट भी कह सकते हो, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सिंपल शो कर रखा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो यहाँ पर क्या होगा एल्कीन की रिएक्शन आपने कराई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CH2 CHO। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब एक तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक फॉर्माइल ग्रुप जो है CHO जो ग्रुप है वो ऐड हो रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर तो
यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, CHO ग्रुप ऐड कर दिया, इसलिए हमने इसको कहा हाइड्रोफॉर्मेलेशन, और इसको हम ऑक्सो प्रोसेस भी कह रहे हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इंसर्ट हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ NaBr, तो देखिए जब मैंने आपको एडिशन ऑफ ब्रोमीन कराया था या एडिशन ऑफ हेलोजन कराया था, वहां पर मैंने बताया था कि आपके पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके बाद साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बन रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप क्लोरीन ले रहे हो तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा, उसके बाद क्लोराइड आयन भी बच गया अटैक करने के लिए, और NaBr ले रहे हो तो ब्रोमाइड आयन भी बच गया। इसका मतलब ये कि आपने क्लोरीन लिया है तो एक क्लोरीन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके बाद क्लोराइड भी अटैक कर सकता है, ब्रोमाइड भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लोरीन तो ऐड हो गया, दूसरा जो एटम ऐड हो रहा है वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर या तो दो क्लोरीन जुड़ेंगे या एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन जुड़ेगा। यहाँ पर आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ NaBr की जगह ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaCl भी कर सकते हो, तो वहां पर ब्रोमोनियम आयन बनेगा, दूसरा आपके क्या अटैक करेगा, या तो ब्रोमीन अटैक करेगा या क्लोरीन अटैक करेगा, डिपेंड करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन आपको ध्यान रखना कंसेप्ट क्या है कि जो आप हेलोजन ले रहे हो वो तो ऐड होगा ही होगा, दूसरा जो आयन है वो ऐड हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आपने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन तो ऐड होगा ही होगा, इसके अलावा दूसरा क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें एडिशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन के एडिशन की अगर हम बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए CH2N2 जो होता है उसको डायएजोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायएजोमीथेन। इसको अगर आप हीट करोगे तो आपके कार्बिन बन जाएगा, और ये जो कार्बिन है ये क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इसमें डबल बॉन्ड में। इंसर्शन ऑफ कार्बिन मैंने आपको बताया था कार्बिन की रिएक्शन में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या हो गया, कार्बिन इंसर्ट हो गया। कार्बिन जब आप इंसर्ट करोगे तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन का सब्सटीट्यूएंट बन गया है। मतलब ये आपके अगर केवल ये होता तो साइक्लोप्रोपेन बन जाता, और ये आपके क्या कह सकते हो उसको, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशन ऑफ NOCl की, तो एडिशन ऑफ NOCl में कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाएंगे, आपने देखा तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, नेगेटिव पार्ट बीच में जुड़ गया और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अगर आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो जो एल्कीन है वो रीअरेंजमेंट शो कर सकता है। कैसे कि एसिड जब H+ ऐड होगा, एसिड से जब H+ इसमें ऐड होगा कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा, और फाइनली क्या होगा, वापस से एल्कीन बनेगी, तो रीअरेंज प्रोडक्ट आपके मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमने एल्कीन ली, अब जब आप H+ की रिएक्शन कराओगे तो H+ यहाँ पर बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन के बाद मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये आपके यहाँ आ गया और ये कार्बोकेटायन यहाँ आ गया। उसके बाद मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आप बनाओगे अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सबसे पहले कार्बोकेटायन आएगा, H+ जुड़ने के बाद ये H जुड़ गया इस पे, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा, तो फिर आपके H+ यहाँ आ जाएगा और यहाँ H+ आ जाएगा, फिर यहाँ से H निकलेगा, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, तो ये फाइनली बन जाएगा। तो ये आपके शो कर रहा है कि एल्कीन जो है अगर एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो तो रीअरेंजमेंट शो करेगा और रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो आप बनाओगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, उसके बाद आप बनाओगे मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। नेक्स्ट रिएक्शन है मस्टर्ड गैस वॉर गैस, मतलब आप मस्टर्ड गैस या वॉर गैस आप प्रिपेयर करो। अब देखिए वॉर गैस कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि वॉर गैस हम किसको कह रहे हैं, जो वॉर में काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि इसी गैस को हम वॉर गैस कहते हैं, और भी गैसेज हैं जिसको हम वॉर गैस कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मस्टर्ड गैस आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपने इथीन की रिएक्शन कराई, 2 मॉलिक्यूल आपने ले रखे हैं H2Cl2 के साथ, तो जब आप रिएक्शन कराओगे तो एक सल्फर तो निकल गया, अब एक सल्फर जो है 2 इथीन के बीच में आ जाएगा, तो ये आपके सल्फर आ गया बीच में, और 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे साइड में। तो आप देखेंगे कि Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl, इसका मतलब 2 आपके इथीन काम आ रही है, दोनों डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, बीच में जुड़ गया सल्फर और दोनों साइड क्या जुड़ गया Cl, तो इसको आप कहते हो मस्टर्ड गैस और क्या कहते हो, वॉर गैस। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है कंबशन। अब देखिए कंबशन मैंने आपको एल्केन में भी बताया था, कंबशन में कुछ नहीं करना है, आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर आप इथीन लोगे तो इथीन का आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। और यहाँ पर आप मैंने ले लिया प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन करें आपने ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कैसे करोगे, जितने कार्बन यहाँ है उतने यहाँ पर आप नंबर लिख दो तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उसके हिसाब से यहाँ नंबर लिख दो, रिएक्शन बैलेंस कर दो, लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, तो ये आपकी कंबशन रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एलाइलिक पोजीशन पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको हमने लिख रखा है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक मैंने आपको बता रखा है ये एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके प्रोपीन है, प्रोपीन की रिएक्शन आपने कराई क्लोरीन के साथ।
लो टेम्परेचर पे अगर आप कराओगे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में तो आपके एडिशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? एडिशन रिएक्शन। तो दो क्लोरीन जो है डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा CH2Cl CHCl CH3, एडिशन हो जाएगा। लेकिन वही रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे कराओगे 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड तो वहां पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो ये आपके डिपेंड करेगा कि आपने कंडीशन क्या ले रखी है। लो टेम्परेचर कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराओगे तो एडिशन रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये तो डिपेंड हो गया टेम्परेचर पे। इसके अलावा होल जिगलर रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। एलाइलिक ब्रोमिनेशन आपको कराना है तो आप होल जिगलर रिएक्शन करा सकते हो। रिएजेंट आप क्या लोगे? NBS। NBS का मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब देखिए सक्सिनिक एसिड से सक्सिनामाइड बनेगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये आपके प्रोपीन हो गया और ये आपके हो गया एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। देखिए सक्सिनिक एसिड अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि COOH जो है ये सक्सिनिक एसिड है, इसका आपने अमाइड बनाया है तो ये सक्सिनामाइड कहते हैं इसको, और नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगा दिया तो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड हो गया। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन का एसिड है जिसमें 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की आपने रिएक्शन कराई लाइट और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो होगा क्या? एक H हटेगा और Br आ जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट बन गया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके जो Br है वो हट गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। तो NBS अगर आप ले रहे हो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड तो आपके क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की तो देखिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर हम बात करें तो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन आपने ले रखा है, प्रोपीन की आपने रिएक्शन रिएजेंट क्या लिया? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट मैंने आपको बता रखा है ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या आप ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी कह सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो C2H5 का होल थ्राइस और Al, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी आप कह सकते हो। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और यहाँ पर जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो देखिए पॉलीमर जब आप पढ़ोगे चैप्टर वहां पर अलग अलग मैकेनिज्म होता है, आयनिक मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर ये जो रिएजेंट है ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करता है। अब होगा क्या कि ये आपके डबल बॉन्ड टूटेगा और लंबी जो चेन है वो बन जाएगी। तो डबल बॉन्ड टूटेगा और बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है रिपीटेडली जुड़ जाएंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आपके ऊपर आ जाएगा और डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों साइड वैलेंसी फ्री होगी। तो N लिख दिया, N का मतलब जो चेन है वो लंबी चल रही है, इसको हम कह रहे हैं पॉलीप्रोपीन। इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीप्रोपीन। इथीन अगर आप लेते तो आप पॉलीथीन कहते हैं और आपने प्रोपीन लिया है तो पॉलीप्रोपीन आप कहोगे। कमर्शियल नेम इसका कॉइलिन है, कमर्शियल नेम इसका क्या है? कॉइलिन। और इसी की अगर हम बेस पे बात करें तो यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूएंट चेंज करोगे तो रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपके डिफरेंट बनेगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले रखे हैं कि अगर आप विनाइल क्लोराइड ले रहे हो, विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या है? विनाइल ग्रुप मैंने आपको बता रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड का अगर आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। अगर आप एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल क्या है कि डबल बॉन्ड पे आपने CN जोड़ दिया। एक्रिलो जो ग्रुप है आप वो 3 कार्बन के लिए कहते हो। एक्रिलोनाइट्राइल आपने लिया तो आपके क्या बन गया? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद आपने स्टाइरिन लिया, ये आपके स्टाइरिन है तो क्या बन जाएगा? पॉलीस्टाइरिन। और अगर आपने लिया टेट्राफ्लोरोइथेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, टेट्राफ्लोरोइथेन, इससे क्या बन जाएगा? टेफ्लॉन। तो जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं वहां पर जो कोटिंग होती है वो टेफ्लॉन की होती है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन जो है वो किससे बन रहा है? टेट्राफ्लोरोइथीन से बन रहा है। तो ये आपके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल है। हालांकि ये पॉलीमर वाले चैप्टर में आपके आते हैं, बाकी क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आई थी तो उससे रिलेटेड था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके हो गई कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।